हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास को फर्स्ट एडिटोरियल से द हिंदू से कवर करेंगे। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंग्लिश में आपकी कमजोरी को, मजबूरी को आपकी ताकत बनाना। अगर आप ध्यान से सीख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो भारत का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसका इंग्लिश का सेक्शन इस क्लास से आप कवर कर पाएंगे। आपको इसमें रीडिंग सिखाई जाती है, कैसे बड़े बड़े सेंटेंस पढ़े जाएं, मीनिंग निकाला जाए, ग्रामर को कैसे लॉजिकली अप्लाई करना है बिना रट्टा मारे, और भारी भरकम वोकैब वर्ड्स दिमाग में कैसे बिठाने हैं। ये सब का सब इस आधे पौने घंटे की क्लास में आपको मिलेगा। तो ये कंप्लीट लर्निंग पैकेज है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। एक लाइक और एक शेयर दें। चैनल पे आए हैं नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। 5 मिनट की क्लास में आपको फील हो जाएगा कि ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, कह रहा है लूजिंग द प्लॉट। देखिए, लूज करना तो आपको पता ही है, खो देना। और प्लॉट का क्या मीनिंग है? अंग्रेजी की खासियत यह है कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। प्लॉट का एक मीनिंग होता है जमीन का टुकड़ा, जो आपके घर परिवार में रिश्तेदारों ने लिया होगा कहीं, है ना, कहीं हाईवे पे, कहीं खेत में। तो प्लॉट का पहला मीनिंग हो गया जमीन का टुकड़ा, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड। दूसरा प्लॉट वर्ड का मतलब होता है षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी किसी के खिलाफ। और तीसरा मतलब होता है प्लॉट का कहानी या स्टोरी, किसी मूवी की, नॉवल की, किताब की। कह रहा है यहां पे सरकार जो है ना, प्लॉट को लूज कर रही है या फिर हार रही है। और कौन सा प्लॉट लूज कर रही है? जमीन का टुकड़ा नहीं, सरकार नैरेटिव या कहानी को लूज कर रही है। आज से 20 साल बाद जब ये बात होगी कि दिल्ली में क्या हुआ था, उस दिन इतना एयर पोल्यूशन हुआ, तो सरकार ने क्या किया था, तो वो कहानी को सरकार आज ही लूज कर रही है। कहानी में एक लूजर बनकर सरकार निकलेगी। समझ गए ना? तो प्लॉट यहां पे कहानी की बात कर रहा है। जब भी मैं आपको मल्टीपल मीनिंग्स किसी वर्ड के बताने की कोशिश करता हूं तो लिख लिया करो कहीं पे, ऐसे दिमाग में नहीं बैठते। टाइटल पैराग्राफ देखो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द एयर क्वालिटी इशू रिक्वायर्स इंगेजमेंट विद सिटीजन्स, नॉट इंटिमिडेशन। कह रहा है ये जो इशू है एयर क्वालिटी का, ये जो मुद्दा है साफ हवा का, एयर क्वालिटी इशू, इसको जरूरत है, इट रिक्वायर्स, और किस चीज की? इंगेजमेंट की या बातचीत की, सिटीजन्स के साथ, नागरिकों के साथ, ना कि नॉट इंटिमिडेशन की या डराने धमकाने की। तो अगर आपके सिटीजन्स परेशान हो गए हैं कि हवा बहुत खराब है, तो उनको पुलिस लगा करके डराओ मत, इंटिमिडेट ना करो, बल्कि उनसे बातचीत करो। सोल्यूशन निकालने के लिए जो काम कर रहे हो उनसे बताओ कि हम हवा को साफ करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए, एयर क्वालिटी इशू यहां सब्जेक्ट बनेगा, नाउन है एक, सब्जेक्ट की वर्ब बनेगी रिक्वायर्स, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन के हिसाब से। इंगेजमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी से बातचीत करना, डिस्कशन करना, उसकी बात सुनना, है ना। इंटिमिडेशन, ये वर्ड अभी मैं डिटेल में आपको करवाऊंगा। इसका मतलब होता है डरावा, धमकावा, किसी को, है ना, पावर दिखा करके, फौज लगा करके किसी के पीछे गुंडागर्दी करते हो तो वो कहलाता है इंटिमिडेशन। तो चलिए अब जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब देखेंगे। 4-5 वर्ड्स है हमारे पास, शुरू में एक साथ देख लो ताकि ये भारी भरकम वर्ड्स जब बीच में आए तो आपको बिना फ्लो के क्लास पढ़ना आ सके। अगेन एक लाइक और एक शेयर देना। आपका प्यार, आपका सपोर्ट इस चैनल को हमें आगे चलाए रखने के लिए मोटिवेट करता है। वाईटी चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप। सर्च करें टेलीग्राम में @officialYT, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में वाईटी की एंड्रॉइड और iOS ऐप को अपने फोन में जरूर इंस्टॉल करें। ऐप बनाई गई है आप ही लोगों के लिए, ताकि स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, कम से कम कॉस्ट के अंदर आप अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकें। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, जिसमें क्लोज टेस्ट, आरसी आता है, तो आप इंग्लिश अनलॉक कोर्स में एनरोल्ड हो सकते हैं, जिसमें 150 घंटे के अंदर ये सारी चीजें आपको कवर करवाई गई हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस, किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको लिखना सीखना है तो आप राइटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जिसमें 50 से 60 घंटे में क्रैश कोर्स की तरह आपको लिखना सिखाया गया है। रिपोर्ट्स, ऐसे, प्रेसी, ईमेल, हर तरह का राइटिंग फॉर्मेट में आप लिखना सीख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश में माइग्रेट करूं, हिंदी से गुजराती से, पंजाबी से, बंगाली से इंग्लिश में आऊं, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, मिशन सिविल सर्विसेज। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। 200 घंटे का कोर्स है, बहुत अफोर्डेबल कीमत में, जिसमें सी सेट से लेकर के डिस्क्रिप्टिव, आरसी, एसे, प्रेसी, आंसर राइटिंग, हर पार्ट, हर एस्पेक्ट हमने कवर करवाया है।
कोई भी क्वेरी होती है ऐप्स रिलेटेड, ये नंबर है हमारा टीम से, आप व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक फर्स्ट कमेंट में इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। चलिए वोकैब शीट है अपनी, थोड़ा इसको जूम इन कर दें ताकि आप इसको पढ़ पाएं ठीक से। जस्ट अ मिनट। पहला वर्ड अपने पास कोअर्शन। देखिए कोअर्स नाम की वर्ब से कोअर्शन नाम का नाउन बना है। कोअर्स का मतलब होता है किसी पे दबाव डालना, प्रेशर डालना। कोअर्शन यानी दबाव। पुलिस शुड नॉट यूज कोअर्शन, पुलिस को दबाव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कब? वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज्ड इन सिविल क्राइम्स, जब वो सवाल जवाब कर रही हो ऐसे लोगों से जो अक्यूज होते हैं सिविल क्राइम्स में। सिविल क्राइम्स मतलब किसी को आपने पैसे दिए थे, लिए नहीं, दिए नहीं, ब्याज नहीं दिया, चेक दे दिया, ये सब सिविल क्राइम्स है। इसमें मारपीट का इस्तेमाल पुलिस के द्वारा नहीं होना चाहिए। तो कोर्स से कोर्शन बना। कोर्शन का मतलब दबाव होता है और इसी को अंग्रेजी में इंटिमिडेशन बोलते हैं। अब इस वर्ड को बनाया कैसे गया ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए टिमिड नाम का एक रूट अंग्रेजी में जिसका मतलब होता है डरपोक। टिमिड वो इंसान होता है जो अपनी बात नहीं रख पाता, चुपचाप रहता है, बहुत ज्यादा शर्माता है, संकोची आदमी है, डर लगता है उसे। अगर आप किसी को इंटिमिडेशन दिखा रहे हो तो उस आदमी को टिमिड होने के अंदर इन होने पे आप मजबूर कर रहे हो। ठीक है ना? ऐसे इस वर्ड को कनेक्ट करो। टिमिड यानी डरपोक, इंटिमिडेशन यानी डरपोक पना करने के लिए जो आप दबाव डालते हो। तो ये वर्ड आपने आर्टिकल में देखा। अगला वर्ड अपने पास आज कन्फ्रंट। देखिए फ्रंट का मतलब है सामने, कन का मतलब है साथ में। किसी आदमी के साथ में उसके सामने खड़े हो जाओ आंखों में आंखें डाल करके, तो आप उससे कोई दोस्ती या प्यार की बातें तो नहीं कर रहे हो। किसी के फेस के सामने आओ और उसकी आंखों में आंखें डालो तो मोस्ट प्रोबेबली आप उस आदमी से फेस कर रहे हो, डील विद कर रहे हो, या फिर उस आदमी का सामना कर रहे हो। आसान भाषा में बोले तो ठीक है ना, कोई दुश्मन है आपका जिससे आपकी बनती नहीं है। तो कन्फ्रंट वर्ड का मतलब ही होता है अंग्रेजी में किसी का सामना करना। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। जैसे योर फेयर्स बिगिन टू डाई द मोमेंट यू कन्फ्रंट देम, आपके डर शुरू हो जाते हैं मरना, बिगिन टू डाई, उसी मोमेंट पे, उसी पल पे जब आप उनको कन्फ्रंट करते हैं, अपने डरों का सामना करते हैं। कन्फ्रंट को अंग्रेजी में अफ्रंट भी बोलते हैं। ये देखो फ्रंट फ्रंट से बनाओगे तो दोनों दिमाग में बैठ जाएंगे। अफ्रंट, कन्फ्रंट, एनकाउंटर, विथस्टैंड, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। इसके लिए नाउन फॉर्म होती है कन्फ्रंटेशन। जब दो लोगों का तमाशा हो जाता ना, सड़क पे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं एक दूसरे को, झगड़ा हो गया, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कन्फ्रंटेशन, आमना सामना। चलिए एक और वर्ड अपने पास अंग्रेजी में रेट्रोफिट। देखिए फिटिंग, पता है आपको फिटिंग क्या होती है? आप अपने घर में गीजर लगवाओ, गीजर फिट करवाओगे, एसी लगवाओ, एसी फिट होगा, टीवी मंगाओगे तो उसकी भी फिटिंग करने कोई आएगा। तो फिटिंग तो आपको पता है। रेट्रो का मतलब होता है पास्ट, भूतकाल, अतीत। अब ये रेट्रोफिट क्या हुआ? कोई ऐसी चीज जो अतीत में बनी थी, पुरानी है, लेकिन उसको आज के जमाने के हिसाब से आप फिट कर रहे हो। पुराना कोई हवेली है, कोई भूत बंगला है, उसमें आपको रहना पड़ गया। अब उसमें ना लाइट है, ना बिजली है, ना एसी है, तो आपने क्या किया, उसको पूरा मॉडर्नाइज कर दिया, है ना, उसमें सब कुछ लगवा दिया आपने। तो आपने उस भूत बंगले को रेट्रोफिट कर दिया, आज की टेक्नोलॉजी को उस पुराने सिस्टम के अंदर ऐड कर दिया। तो ऐसे वर्ड दिमाग में बिठाना है, टू अप्लाई न्यू फीचर्स और टेक्नोलॉजी टू एन ओल्ड सिस्टम और मशीन। मैनी बसेस वर रेट्रोफिटेड टू रन ऑन इलेक्ट्रिक पावर। बहुत सारी बसेस को रेट्रोफिट किया गया, मॉडर्नाइज किया गया, ताकि वो इलेक्ट्रिक पावर पे रन करें, बिजली पे भी चल सके। अपग्रेड करना, रिफर्बिश करना, रिवैम्प करना, ओवरहॉल करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आप आर्टिकल में आज देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास मैनिफेस्ट। देखिए मैनिफेस्ट एक एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज का रियल बनना, हिंदी में बोलते हैं साकार होना, अवतार लेना। समझ पा रहे हो आप? जैसे अपने बोलते हैं ना, भगवान राम विष्णु जी का अवतार है, तो भगवान राम का जो है वो विष्णु जी का मैनिफेस्टेशन है, वो साकार भी हुए, उन्होंने अवतार भी लिया। ऐसे इसको याद रखें। मैं यूज करके दिखाता हूं तो रिलेट कर पाओगे। हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टेड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसका जो सपना था इंडिपेंडेंट होने का, आजाद होने का, वो मैनिफेस्ट कर गया या साकार हो गया, सच हो गया उसके जॉब में सिलेक्शन के साथ। रियलाइज, मटेरियलाइज, एक्चुअलाइज, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। आज मैनिफेस्ट नाम के वर्ड को आर्टिकल में देखेंगे। अब इससे खुद बनाओ अपने दिमाग में, कोई है ना सेंटेंस, कोई आपका सपना है जो जब किसी दिन पूरा हो जाएगा तो आप बोल सकते हो नहीं मेरा सपना ये था, इट हैज मैनिफेस्टेड। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन यानी बड़ा सख्त, वेरी सीवियर, स्ट्रिक्ट एंड ऑपरेसिव। इसको
आसान भाषा में तानाशाही बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड ड्रेकोनियन पेनल्टीज, सरकार ने बड़ी तानाशाही पेनल्टियां लगा दी हैं। और किसके लिए? फॉर एनीवन फाउंड इन पोजेशन ऑफ इलीगल ड्रग्स, किसी भी इंसान के लिए, एनीवन के लिए जो फाउंड होता है, पाया जाता है पोजेशन में या रखता हुआ इलीगल ड्रग्स को, अवैध दवाओं को। चलिए, ड्रेकोनियन आपने देख लिया, तानाशाही। इसके लिए और अच्छे वर्ड्स हैं अपने पास, जैसे ब्रूटल, हैवी हैंडेड, आयरन फिस्टेड। अब देखो, याद करने की जरूरत नहीं है। हैंड मतलब हाथ, फिस्ट यानी मुट्ठी, हैवी यानी भारी, आयरन यानी लोहा। अगर हाथ बहुत भारी है आपका, यानी बड़े सख्त आदमी हो। अगर मुट्ठी आपकी लोहे जैसी है तो बड़े, ठीक है ना, उस तरह के आदमी हो आप, खूंखार टाइप के, सख्ताई रखते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के पर्सन हो। तो याद आप ऐसे रख सकते हैं इसको, ड्रेकोनियन, तानाशाही, हैवी हैंडेड। मेरे ख्याल से पांचों वर्ड्स मेक सेंस कर रहे होंगे। अब आर्टिकल पे आ जाओ। अब एक समरी आपको देंगे, किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल आपको पता लगे। समरी ये है जी, दिल्ली में दिवाली वाली हुई, उसके बाद में आपको पता है हर साल नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हवा बहुत खराब हो जाती है। और जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये 400 के पार जाता है। और इस बार भी चला गया, कहीं कहीं 1000 भी चला गया दिल्ली के किसी किसी इलाके में। और इस बार दिल्ली वालों ने एक नया काम किया। हर बार तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं घरों में, इस बार वो खड़े हो गए और सड़कों पे उन्होंने जाम लगाना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। सरकार ने उनसे बातचीत करने की बजाय उनके ऊपर रैपिड एक्शन फोर्स लगा दी, पुलिस वाले छोड़ दिए और उनको अपने अपने घर भगाया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि आप अपना ही प्लॉट लूज कर रहे हो, अपनी ही कहानी में खुद विलन बन रहे हो। अगर हवा बहुत खराब है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो लोगों से बात करो। जो काम करने की जरूरत है वो काम भी आगे बताएगा, वो काम करो। लोगों को डराने धमकाने से, पुलिस का डर देने से, मतलब ये लूजिंग द प्लॉट वाली बात है। आज से 5, 10 साल, 20 साल बाद कोई देखेगा इस किस्से को, तो वो सरकार को ही मूर्ख कहेगा कि आपने, लोगों ने आपको चुना था और आप लोगों पे पुलिस छोड़ देते हो जब जब लोग हवा की क्वालिटी से परेशान होते हैं। आज की टोन है क्रिटिकल, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, खास करके दिल्ली गवर्नमेंट को। शुरू करते हैं आर्टिकल को। अब साथ साथ पढ़ना है आपको। नीचे वो कैब आपको मिल जाएगी जो इंपॉर्टेंट वाली है। ग्रामर रूल साइड में मिलेंगे, करवाता रहूंगा मैं बीच बीच में। वीडियो को पॉज करके फर्स्ट पैराग्राफ को खुद से रीडिंग देके इसका मीनिंग निकालो। देखो आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना मीनिंग आपसे निकलता है। चलिए शुरू करें। खुद से जरूर करना है पहले, मैं आपके एग्जाम में नहीं बैठ पाऊंगा आपके साथ, है ना। कह रहे जी, ऑन November 24 द दिल्ली गवर्नमेंट कन्फ्रंटेड अ स्मॉल एंड पीसफुल क्राउड नियर इंडिया गेट। कह रहे जी 24 नवंबर को कुछ हुआ। ऑन लगा करके बात की जाती है डेट्स की और डेज की। डेट यानी तारीख, डेट यानी डे यानी वार। कह रहे जी 24 नवंबर को जो भी वार था, उस दिन दिल्ली की सरकार ने कन्फ्रंट कर दिया, सामना कर दिया एक छोटे से स्मॉल और शांतिपूर्वक बैठने वाले क्राउड का या भीड़ का, इंडिया गेट के पास। कह रहे जी क्यों हुआ था क्राउड इकट्ठा? कह रहे जी दैट हैड गैदर्ड टू एक्सप्रेस इट्स कंसर्न अबाउट द सिटीज एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये वो क्राउड था जो गैदर हो चुका था। गैदर होना, इकट्ठा होना। जो इकट्ठा हो चुका था एक्सप्रेस करने के लिए, जाहिर करने के लिए अपनी चिंता को, कंसर्न को, और किस चीज को लेके, अबाउट लगा के बता रहे, इस द सिटी, दिल्ली शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के। और इसके क्या करने के साथ ही होवरिंग अराउंड 400, इस AQI इंडेक्स के होवर करने के अराउंड या मंडराने के अराउंड 400 के आसपास। और ये सारा काम इन्होंने कैसे किया? दिल्ली पुलिस ने, इन्होंने कन्फ्रंट किया इनको, ये सारा काम किया कन्फ्रंट करने का विद अ हैवी पुलिस प्रेजेंस, एक बहुत ही भारी पुलिस प्रेजेंस के साथ में, पुलिस की जो है बंदोबस्त के साथ में। तो ये काम हुआ है 24 नवंबर को। कुछ लोग इंडिया गेट पे बैठे थे, सरकार से पीसफुली पूछना चाह रहे थे कि आप क्या कर रहे हो हवा को साफ रखने के लिए। तो सरकार ने क्या किया, पुलिस उनके ऊपर बंदोबस्त लगा के छोड़ दी। दिल्ली गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, द दिल्ली गवर्नमेंट, सरकारों के नाम के आगे द लगता है, दिल्ली की हो, सेंटर की हो, कहीं की भी हो। कन्फ्रंट करना वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कन्फ्रंट करना, किसी का सामना करना, फेस करना, विथस्टैंड करना। ये दैट आया है इस क्राउड के लिए, क्राउड नियर इंडिया गेट। दैट की वर्ब है हैड गैदर्ड, ये क्राउड वो है जो गैदर हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट लगा क्यों है ये मैं आपको भी करवाता हूं, बड़ा लॉजिकल इसका आंसर है, आना चाहिए आपको। एक्सप्रेस करना यानी बताना, सबको जाहिर करना। होवर का मतलब होता है मंडराना। AQI इंडेक्स जो है आजकल 400 के आसपास दिल्ली में मंडरा रहा है, 400 से 20-30 ऊपर या 20-30 नीचे। कह रहा है जी द क्वेश्चन प्रैक्टिकली रॉट इटसेल्फ। कह रहा है जो सवाल है ना, क्वेश्चन जो है, अगर वो देखा जाए तो उसने प्रैक्टिकली खुद को ही लिख दिया है।
रोट इटसेल्फ कर दिया है। राइट इटसेल्फ का मतलब समझते हैं, सवाल किसी ने नहीं लिखा, सवाल ने ही खुद को लिख दिया। सवाल क्या लिखा गया, वॉज द थ्रेट बीइंग मैनेज्ड हियर पब्लिक सेफ्टी और पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट। कह रहे जो थ्रेट थी, जो चुनौती थी, जो मैनेज की जा रही थी, वो थी यहां पे क्या वो पब्लिक सेफ्टी या फिर पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट, सियासी तौर पे शर्मिंदगी। पुलिस किस लिए बुलाई गई थी, लोगों की सेफ्टी के लिए या अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए कि लोग कहीं ज्यादा इकट्ठे हो गए तो हमारी सरकार पे बात ना आ जाए। ठीक है, तो ये सवाल जो है अपने आप ही वहां खड़ा हो गया। क्वेश्चन की वर्ब है रोट, सवाल ने लिखा, और किसको लिखा, इटसेल्फ, खुद को लिखा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा हुआ है। जब सब्जेक्ट और वर्ब का ऑब्जेक्ट एक ही हो तो आप सेल्फ लगा करके प्रोनाउन के साथ में लगाते हो। इटसेल्फ, माई सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, समझ पा रहे हो। सब्जेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही राइट वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन ने खुद को ही लिखा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हो गए तो क्वेश्चन के लिए इट लगता है तो हमने लगा दिया इटसेल्फ। आगे वाले सेंटेंस में कॉलम के बाद में सवाल पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब वॉज जो है मेन वर्ब से पहले है। वॉज द थ्रेट बीइंग मैनेज्ड हियर पब्लिक सेफ्टी और एम्बैरेसमेंट। चलिए, सब समझ में आ रहा है भाई, इजी है पढ़ने में ये। अब एक कॉन्सेप्ट करवाता हूं आपको, बड़े ध्यान से समझना। पहले एक बार खुद से पूछो, यहां पे हैड गैदर्ड क्यों लगा हुआ है। देखो ये काम भी पास्ट में हुआ और ये काम भी पास्ट में हुआ, इसके साथ में हैड V3 लगा दी, इसके साथ में सिर्फ V2 लगा के छोड़ दिया। तो कब यहां पे हैड लगेगा, कब नहीं लगेगा, यहां हैड क्यों नहीं लगा, यहां क्यों लग गया, यहां क्यों लगा। चलो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको समझना होगा पास्ट परफेक्ट का लॉजिक। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, वो होता है पास्ट का पास्ट। दो घटनाएं हैं जो पास्ट में हुई हैं, दो वाक्य हैं। जैसे आज है मान लीजिए मंगलवार, अब मंगलवार है, बुधवार है, वेंसडे है ना। तो मान लीजिए एक घटना हुई है ट्यूसडे को और एक घटना हुई है मंडे को। दोनों घटनाओं को, दोनों वाक्यों को आपको एक ही सेंटेंस में एक साथ बताना है। तो आप पता क्या करेंगे, ट्यूसडे वाली घटना इसको लिखेंगे पास्ट सिंपल में, यानी पास्ट इंडेफिनिट में V2 के साथ। और जो मंडे को हुई है, ट्यूसडे से भी पहले हुई है, उसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस में V3 के साथ। यह लॉजिक होता है पास्ट परफेक्ट लगने का। दो वाक्यों को रिलेट किया जाता है, कौन सा पुराना कौन सा नया है, दोनों पुराने, लेकिन दोनों में से कौन सा पुराना है, जो ज्यादा पुराना है वो पास्ट परफेक्ट में हैड V3। अब मैं चाहता हूं इस नॉलेज के साथ में जो आपने अभी सीखा, इन 3 सेंटेंसेस को आप खुद से सॉल्व करो। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, आप भी पॉज करें, देखें कहां पे पास्ट, कहां पास्ट परफेक्ट, कहां कहां लगाना था। करवा दूं, अब ट्राई देना खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, वी नेवर ट्राइड सुशी बिफोर वी विजिटेड जापान। हमने सुशी ट्राई नहीं किया था, और कब, इससे पहले कि हमने विजिट किया जापान को। देखो सुशी कब ट्राई नहीं किया था, जापान को विजिट करने से पहले या विजिट करने के बाद। विजिट करने से पहले ना भाई, जापान को तो विजिट मैं कर चुका 2022 में, मान लो 23 में, 24 में कर चुका, पिछले साल। लेकिन मैं कह रहा हूं 2024 में जब जापान गया था ना, उससे भी पहले मैंने कभी सुशी नहीं खाया था। यानी सुशी ना खाने का काम जो है ना, ये विजिट करने वाले काम से पहले हुआ है, और इसलिए इस काम को आपको पास्ट परफेक्ट में लिखना चाहिए। और हैड यहां पे ऐड हो जाएगा, वी हैड नेवर, हैड प्लस में V3, हैड नेवर ट्राइड सुशी बिफोर वी विजिटेड जापान। समझ पाए लॉजिक। सुशी क्या होता है, एक सिरके के अंदर चावल मिला होता है, विनेगर राइस होता है ना, डिश है सुशी, जापान में बहुत खाई जाती है, बहुत फेमस डिश है। चलो अगला देखो, बाय द टाइम द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट डाइड। जब तक डॉक्टर साहब आए पेशेंट मर गया था। अब मुझे बताओ, हिंदी में बताया मैंने आपको, पहले कौन सा वाकया हुआ है। जब तक, बाय द टाइम मतलब जब तक डॉक्टर साहब पहुंचे पेशेंट मर गया था। पेशेंट का गुजरना पहले हुआ या डॉक्टर का आना पहले हुआ। दोनों काम अतीत में हो चुके हैं, पास्ट में हो चुके हैं। पहले पेशेंट का गुजरना हुआ, उसके बाद डॉक्टर का आना हुआ। जब तक डॉक्टर आया पेशेंट गुजर चुका था। तो ये जो पेशेंट के गुजरने का काम है, पास्ट ऑफ पास्ट है, द पेशेंट हैड डाइड। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब इसको लास्ट वाले पे लगा दो और कमेंट सेक्शन में डाल दो अपना आंसर। शी हैड रिग्रेटेड दैट शी इग्नोर्ड हिज वार्निंग्स। उसको रिग्रेट हुआ इस चीज का, रिग्रेट करना यानी पछतावा करना, उसको पछतावा हुआ इस चीज का कि उसने इग्नोर किया था उसकी वार्निंग्स को या फिर चेतावनी को। अपने आप सोचो खुद से, पहले पछतावा हुआ या पहले वार्निंग दी गई। जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट। सही करो गलत करो, जैसा लिखा हुआ है उसको है ना अपने हिसाब से बना करके कमेंट्स में डालना। आपको फीडबैक
आपके कमेंट के नीचे मिल जाएगा। बढ़े आगे, चल आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से इसकी रीडिंग ले लो फटाफट। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी, एयर क्वालिटी इन नॉर्थ इंडिया इन विंटर इज ऑफ्टन डिस्कस्ड एज अ दिल्ली इशू। कह रहा है जो एयर क्वालिटी है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, विंटर के मौसम में, सर्दी के मौसम में अक्सर वो डिस्कस की जाती है, उस पर बातचीत होती है एक दिल्ली के इशू के तौर पे कि ये जो इशू है सारा दिल्ली का है। कह रहा है जी, येट मॉनिटरिंग स्टेशंस हैव रिवील्ड अ कॉन्टिन्यूअस जोन ऑफ फाउल एयर फ्रॉम अराउंड इस्लामाबाद टू बिहार। कह रहा है फिर भी सच्चाई ये है, येट का मतलब है फिर भी, जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने वाले जो स्टेशन हैं, उन्होंने किया है रिवील, परफेक्ट टेंस में खुलासा किया है, एक ऐसे लगातार बने हुए जोन का, कॉन्टिन्यूअस जोन का, जो है फाउल एयर का, अंग्रेजी में FOUL, फाउल का मतलब होता है खराब, खराब हवा का। और ये कहां से आ रहा है पूरा जोन? ये लगातार बना हुआ जोन है अराउंड इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लेकर के बिहार तक। तो ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, पाकिस्तान से लेकर के हमारे बिहार स्टेट तक आपको ये समस्या एयर क्वालिटी की मिलेगी, लगातार मिलेगी पूरा साल। आगे कह रहे हैं जी, एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर सर्कुलेट इन दिस शेयर्ड एयर शेड। कह रहे हैं जो एमिशंस है, एमिशन वर्ड का मतलब पता है आपको? देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है एमिट। एमिट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना, कोई हवा को, रोशनी को, है ना। तो एमिशन बना है एमिट से, एमिशन का मतलब होता है धुआं, जो किसी फैक्ट्री से, किसी भी जगह से निकला हुआ हो। कह रहे हैं जो गंदा धुआं है ना, इंडस्ट्री का, पावर जनरेशन का, है ना, बिजली बनने का, ट्रांसपोर्ट का, व्हीकल्स का और एग्रीकल्चर का, कह रहे हैं ये सर्कुलेट करते हैं सारे एमिशंस इसी शेड या मिले जुले एयर शेड में, इस पूरे एरिया में। एयर शेड एक साइंटिफिक टर्म है, ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे गंदी हवा जो है वो ट्रैप हो जाती है और वो बाहर ना निकलने की वजह से सारा पोल्यूशन वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। दिल्ली जो है एयर शेड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से एमिशन जो है दिल्ली, बिहार तक जो है, मतलब इस्लामाबाद से एयर शेड बना हुआ है। कह रहा है जी, दिस इज वाई द इंडिया गेट प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। कह रहा है यही रीजन है, दिस इज वाई, जो इंडिया गेट पे होने वाले धरने थे, प्रोटेस्ट थे, वो पॉलिटिकली या सियासी तौर पे बड़े सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दिल्लीज मिडिल क्लास हैज यूजली रिस्पॉन्डेड विद एयर प्योरीफायर्स, क्लोज्ड विंडोज, वेकेशंस एंड प्राइवेट डिससेटिस्फैक्शन, बट एपरेंटली नॉट एनीमोर। कह रहा है दिल्ली की जो मिडिल क्लास है, आम आदमी है, उसने यूजुअली रिस्पॉन्ड किया है। यूजुअली यानी आमतौर पे, रिस्पॉन्ड करना यानी अपनी रिस्पॉन्स देना, प्रतिक्रिया देना। दिल्ली के अगर मिडिल क्लास को देखो तो जनरली अपनी रिस्पॉन्स ऐसा देता है, जब भी धुआं आता है तो वो क्या करता है, एयर प्यूरिफायर लगा लेगा, घर की विंडोज बंद कर देगा, कहीं छुट्टी पे चला जाएगा, प्राइवेट तौर पे डिससेटिस्फैक्शन दिखा देगा, घर में जो है सरकार को गाली देगा, प्राइवेट तौर पे, खुले तौर पे नहीं, प्राइवेट। कह रहा है दिल्ली की जो मिडिल क्लास यूजुअली यही सब काम जो है करती है। कह रहा है लेकिन बट एपरेंटली, जाहिर तौर पे, नॉट एनी मोर, अब बिल्कुल भी नहीं। एनी मोर का मतलब है नो लॉन्गर। अब दिल्ली की जनता जो है घर में गाली नहीं देती है प्योरीफायर लगा करके, जनता जो है इंडिया गेट पे जाकर के सरकार के सामने प्रोटेस्ट भी करती है। समझ में आ रहा है सब? इजी है पढ़ने में। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। सब्जेक्ट वो मिलाते रहना, ग्रीन पिंक है ना, बस यही सबको, पूरे इस क्लास की सोल आत्मा यही है कि आप सब्जेक्ट वो मिला के सेंटेंस को ब्रेक कर पा रहे हो या नहीं। चलिए कह रहा है जी, एंड द स्टेट हैज रिस्पॉन्डेड बाय पॉलिसिंग रादर देन एंगेजमेंट। और कह रहा है स्टेट ने क्या किया, स्टेट का मतलब होता है राज्य, सरकार। कह रहा है और सरकार जो है ना, उसने रिस्पॉन्ड किया है, अपनी प्रतिक्रिया दी है इस बार पॉलिसिंग करके, यानी पुलिस लगा करके। पॉलिसिंग का मतलब होता है कानून को अप्लाई करना, तो कानून का इस्तेमाल करके उन्होंने रिप्लाई किया है, बजाय इंगेजमेंट के, बजाय लोगों से बात करने के। समझ गए ना? पॉलिसिंग, पुलिस लगा दी, लोगों को भगा दिया। कह रहा जी, डिप्लॉइंग रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट्स शोज दैट द गवर्नमेंट ट्रीट्स दीज गैदरिंग्स एज लॉ एंड ऑर्डर रादर देन अ गवर्नेंस प्रॉब्लम। कह रहा है जो डिप्लॉय करने का काम है, डिप्लॉय करना यानी काम पे लगाना, जो भी चीज जिस चीज के लिए बनी हो, जिस काम के लिए बनी हो, अगर आप उसको वहां लगा दे तो उसको आपको डिप्लॉय कर दिया। जैसे किसी फौजी को आपने बॉर्डर पे खड़ा कर दिया तो डिप्लॉय हो गया, किसी अफसर को ऑफिस में लगा दिया काम पे तो वो डिप्लॉय हो गया। कह रहा है जी, काम पे लगाने का काम जो है पुलिस की, RAF फोर्स का, उसकी यूनिट का, वो हमें यह दिखाता है
कि सरकार जो है दिल्ली की वो ट्रीट करती है इन गैदरिंग्स को, इन जमावड़ों को एक कानून व्यवस्था का जो है इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, बजाय रादर देन एक सरकार की खुद की गवर्नेंस का एक प्रॉब्लम या उनके प्रशासन का एक समस्या। तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम अगर इकट्ठे हो दिल्ली में इंडिया गेट पे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हो, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी गवर्नेंस तो एकदम बिल्कुल ठीक थी। डिप्लॉइंग की वर्ब है शोज, जीरेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करे हमेशा अपनी वर्ब को सिंगुलर रखता है। गवर्नमेंट की वर्ब है ट्रीट्स, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था। कह रहे नॉर्थ इंडियाज विंटर स्मॉग इज द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ वाइडर नेशनल क्राइसिस। कह रहे अगर नॉर्थ इंडिया के विंटर के अंदर जो कोहरा है, स्मॉग, इस वर्ड को देखना, स्मॉग प्लस में फॉग, इन दोनों को जोड़ दो, इतना जोड़ दो स्मॉग और इतना जोड़ दो, ठीक है, ओजी, तो स्मॉग बन जाता है, यानी ऐसा कोहरा जिसमें पोल्यूशन हो। कह रहे नॉर्थ इंडिया में विंटर के दौरान जो कोहरा या पोल्यूशन वाला कोहरा है वो सबसे ज्यादा विजिबल या दिखाई देने वाला हिस्सा है एक ऐसे नेशनल क्राइसिस का या राष्ट्रीय तूफान का, विपत्ति का, जो वाइडर है, बहुत बड़े स्केल पे फैली हुई है। दिल्ली की बात नहीं है, होती है सब जगह। ये आपको धुआं जयपुर में मिल जाएगा, ग्वालियर में भी मिल जाएगा, है ना, आपको कभी पटना में भी मिल जाएगा किसी किसी दिन, लेकिन दिल्ली में ज्यादा मिलता है, तो दिल्ली में ज्यादा विजिबल होता है, सबको पता लगता है। चलिए, कह रहा है जी विंटर स्मॉग की वर्ब है इज विजिबल, आप समझते हैं, जो साफ साफ दिखाई देता हो। द मोस्ट विजिबल, यहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगाई गई है, द प्लस में मोस्ट, कल करवाया था कॉन्सेप्ट आपको, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट हार्ड वर्किंग, द मोस्ट विजिबल। तो जब भी आपको सुपरलेटिव बनानी हो तो मोस्ट के आगे द का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब ये वर्ड देखो, क्राइसिस, CRISIS, क्राइसिस का मतलब है तूफान या विपत्ति, हिंदी में बोलते हैं आपदा। अगर ए को क्राइसिस, जैसे इसके आगे अ लगा हुआ है, तो IS से आप सिंगुलर क्राइसिस बना सकते हो, ये वर्ड सिंगुलर है। लेकिन क्राइसिस अगर बहुत सारे हो तो इसका प्लूरल बनाने के लिए IS की जगह ES का इस्तेमाल होता है। ऐसे और भी नाउन्स हैं, जैसे एनालिसिस, अगर एक एनालिसिस हो, एनालिसिस मतलब विश्लेषण, अगर एक हो तो IS, बहुत सारे हो तो पीछे ES। बेसिस एक हो और अनेक हो। थीसिस, थीसिस का मतलब है थ्योरी। एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, आपने पढ़ा होगा ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर एक एक्सिस है तो IS, बहुत सारे हैं तो ES। तो बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है ये नाउन चैप्टर का, इस स्पेशल नाउन्स है IS ES से सिंगुलर प्लूरल में चेंज होते हैं। यहां पे अ लगा हुआ है और सिंगुलर का इस्तेमाल हुआ है। आज के क्विज में पूछा मैंने आपसे, कह रहा है लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूशन सच एज द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स हैव शोन दैट अनसेफ एयर इज नाउ द नॉर्म फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है अगर लॉन्ग टर्म एनालिसिस किए जाएं, अब देखो ये प्लूरल वाला एनालिसिस है, बहुत सारे विश्लेषण हो, लॉन्ग टर्म, और किसके, पार्टिकुलेट पोल्यूशन के। पोल्यूशन आप समझते हैं प्रदूषण, पार्टिकुलेट यानी जो कोहरे से बना हुआ हो, जिसमें गंदी हवा हो, पार्टिकुलर मैटर हो। कह रहा है अगर ऐसा धूल वाला पोल्यूशन का एनालिसिस देखें, जैसे कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का अगर आप एनालिसिस देखें, तो उनने हमें यह दिखाया, एनालिसिस ने, हैव शोन, कि जो अनसेफ एयर है या फिर खतरनाक हवा जो है, अब वो नॉर्म या फिर जो है नियम बन चुकी है मोस्ट ऑफ इंडिया के लिए, ज्यादातर भारत के लिए। तो हमारे यहाँ पे बड़ी आम बात है कि खराब हवा और लोग है ना, मतलब गंदी हवा में सांस ले रहे हो। कह रहा है एंड दैट प्रेजेंट रेगुलेशन, मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट अरेंजमेंट्स आर इनसफिशिएंट अक्रॉस स्टेट्स एंड सेक्टर्स। और जो प्रेजेंट में रेगुलेशन है, मॉनिटरिंग है और एनफोर्समेंट की अरेंजमेंट है, ये सब की सब नाकाफी हैं, इनसफिशिएंट है सारी स्टेट्स में और सारे सेक्टर्स में। रेगुलेशन का मतलब होता है कानून, मॉनिटरिंग का मतलब है निगरानी, एनफोर्समेंट का मतलब होता है कानून को इंप्लीमेंट करना, कोई गलत काम कर रहा है उसको सजा देना, एनफोर्समेंट की अरेंजमेंट, ये सारी की सारी आपको जितनी होनी चाहिए उससे कम दिखेंगी। चलिए, सेंटेंस समझ में आ गया। एनालिसिस अगेन प्लूरल है, इसलिए देखो वर्ब भी इसकी प्लूरल है, हैज नहीं लिखा, हैव लगा है, यही कॉन्सेप्ट जो आपने अप्लाई किया। नॉर्म का मतलब होता है नियम, जो नॉर्मल हो। एयर की वर्ब है इज, इन सभी की वर्ब है आर। मोस्ट यहां पे ज्यादातर की बात कर रहा है, मोस्ट ऑफ इंडिया, यहां पे द मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा विजिबल। सुपरलेटिव डिग्री बन रही थी तो द लगा दिया था, यहां पे कोई डिग्री विग्री नहीं बन रही, कोई एडजेक्टिव तो है ही नहीं यहाँ, तो मतलब मोस्ट यहां पे ज्यादातर की बात करेगा और इसके आगे द लगाने की जरूरत इस केस में नहीं है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। कल जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं आज उनको मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूं। आज जो करवा रहा हूं ये कल की क्लास में, परसों क्लास में आ जाएंगे। रेगुलरिटी रखोगे तो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते हैं।
चल कह रहा है जी, ट्रीटिंग द प्रॉब्लम एज अ सीजनल इमरजेंसी इन द फेस ऑफ एविडेंस पॉइंटिंग टू अ परमानेंट कंडीशन डिमांडिंग परमानेंट इंस्टीट्यूशंस हैज एनकरेज्ड ओनली बर्स्ट ऑफ एक्शन। कह रहा है जो ट्रीट करने का काम है, बर्ताव करने का काम है इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से, और कैसे, एक सीजनल इमरजेंसी के तौर पे। एज का मतलब है बतौर, सीजनल यानी किसी सीजन की इमरजेंसी। कह रहा है इस प्रॉब्लम को एक सर्दी की इमरजेंसी का जो है बतौर जो है उसके इसके साथ बर्ताव करके या ट्रीट करके, और कब, फेस करते हुए, इन द फेस ऑफ, उस एविडेंस से या उस सबूत से जो पॉइंट टू करते हैं एक परमानेंट कंडीशन, और वो परमानेंट कंडीशन जो डिमांड करती है, मांग करती है परमानेंट तौर पे इंस्टीट्यूशंस को या फिर संस्थाओं को। कह रहा है ऐसी प्रॉब्लम जिसको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए उसको सीजनल प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करके। कह रहा है उससे हुआ क्या, इस ट्रीटिंग के काम ने ना एनकरेज किया है, बढ़ावा दिया है इस तरह के एक्शन को, इस तरह की हरकत को जो छोटे छोटे बर्स्ट में आती है। बर्स्ट का मतलब होता है एक्सप्लोजन। पूरा साल कुछ नहीं किया, अचानक से धुआं हुआ तो सब भागने लगे, एक बर्स्ट आया एक्टिविटी का, फिर धुआं थोड़ा सा कम हुआ, फिर सब सो गए। तो ये समस्या को आपने एक सर्दी की समस्या मान लिया है, जबकि ये समस्या एविडेंस ये बताती है कि पूरे साल चलती है और इसके लिए परमानेंट इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। पर आपने जो काम किया है उससे सिर्फ बर्स्ट ऑफ एक्शन होता है, साल में बस 15 दिन के लिए आप जो है इस समस्या पे काम करते हो। चलिए, ट्रीटिंग की वो है हैज एनकरेज्ड। कह रहा द एयर शेड इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ गवर्नेंस। ये जो एयर शेड है, ये जो पूरा एरिया है वेस्टर्न राजस्थान से लेकर के बिहार तक का, कह रहा है ये पूरा एयर को ट्रैक करने वाला एरिया जो है प्राइमरी यूनिट है गवर्नेंस का। सारी गवर्नेंस इसी एरिया में होनी चाहिए, इस पूरे एरिया को एक साथ एक यूनिट मान करके इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कह रहा है टुडे अथॉरिटी इज स्प्लिट अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट डिपार्टमेंट्स, म्युनिसिपल बॉडीज एंड स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर्स, ईच विद पार्शियल जुरिस्डिक्शन एंड मिक्स्ड इंसेंटिव्स। कह रहा है लेकिन हमारी जो अथॉरिटी है वो आज देखो ना तो वो स्प्लिट है, टूटी हुई है इन सबके बीच में। किन सब के बीच में, सेंट्रल मिनिस्ट्रियों के बीच में, स्टेट डिपार्टमेंट्स के बीच में, म्युनिसिपल बॉडियों के बीच में, स्पेशलाइज्ड कुछ रेगुलेटर एजेंसियां हैं जो मौसम पे काम करती हैं, और हर एक का कुछ पार्शियल जुरिस्डिक्शन है, आधा अधूरा सा अधिकार क्षेत्र है, और मिक्स्ड इंसेंटिव है, मिले जुले इनके लक्ष्य हैं। तो कोई एक अथॉरिटी नहीं है जिसको हवा में साफ सफाई रखवानी है, हवा को क्लियर करना है। सबकी जिम्मेदारी और करता कोई भी नहीं, सेंटर भी है, स्टेट भी है, म्युनिसिपल बॉडी भी है, सबको लगता है कि दूसरा कर देगा। तो अथॉरिटी जो है स्प्लिट है, बटी हुई है इन सबके बीच। चलिए बढ़े आगे। अब यहां से पढ़ना बहुत इजी है, बीच में जो कुछ आएगा ग्रामर में आपको अलग से करवा दूंगा, पढ़ते जाओ, रीडिंग लो इसकी, सेकंड लास्ट है। चलिए, कह रहा द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट was created to address this fragmentation and is empowered to direct emissions control, coordinate among states and agencies and impose sanctions। कह रहा है ऐसा नहीं है एक एजेंसी बनाई नहीं, इन्होंने एक एजेंसी बनाई थी, एजेंसी का नाम था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। कह रहा है इस एजेंसी को इन्होंने क्रिएट किया था पैसिव वॉइस लगा करके, एड्रेस करने के लिए, हल निकालने के लिए इसी फ्रेगमेंटेशन का, टूट फूट का। फ्रेगमेंट यानी टुकड़ा, फ्रेगमेंटेशन यानी किसी चीज का टुकड़ा टुकड़ों में बटा हुआ होना। तो अभी तो टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, दिल्ली की सरकार भी अपने टुकड़े का काम कर रही है, केंद्र सरकार। तो कह रहा है एक कमीशन भी बनाई गई थी इसी टुकड़ों टुकड़ों की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, और ये एम्पावर्ड भी है, इसको पावर भी मिली हुई है कि ये सारे काम कर सके। पहला काम है एमिशन के कंट्रोल को डायरेक्ट करे, धुएं को कम करने के लिए कुछ डायरेक्शन दे। दूसरा काम है कोऑर्डिनेट करे स्टेट और एजेंसीज के साथ, बीच में जो है कोऑर्डिनेशन का काम करे। और तीसरा काम है इसका इंपोज करे, सैंक्शंस को लगा दे ये प्रतिबंध। दिल्ली में ओड इवन कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा, पराली नहीं जलेगी, ये सारे प्रतिबंध भी इस एजेंसी को लगाने की पावर मिली हुई है। चलिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इसकी वर्ब है वॉज क्रिएटेड और दूसरी वर्ब है इज। एम्पावर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एम्पावर्ड का मतलब है जिसको पावर मिली हुई हो। ये एम्पावर्ड है 3 काम करने के लिए। पहला काम है डायरेक्ट डायरेक्शन देना, दूसरा काम है कोऑर्डिनेशन बिठाना, और तीसरा काम है इंपोज करना पेनल्टियां। कह रहा है फिर हुआ क्या, कह रहा है येट इट्स इंटरवेंशंस हैव नॉट मैच्ड द स्केल और परसिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। कह रहा है लेकिन फिर भी इसकी जो इंटरवेंशन है, इस एजेंसी की जो एक्शन है, इंटरवेंशन क्या होता है, कोई काम गलत हो रहा हो उसमें आप बीच में आके दखल अंदाजी करके कोई एक्शन करें। कहीं पे क्राइम हो रहा है, सरकार ने पुलिस भेजी तो इंटरवेंशन किया, कहीं पे पराली जल रही है तो जाकर के उसको बुझाया, इंटरवेंशन किया। तो कह रहा है फिर भी इस एजेंसी की जो इंटरवेंशन है, जो एक्शन है, वो मैच ही नहीं करते हैं
ना तो लेवल को और ना ही उस कॉन्टिन्यूटी को, निरंतरता को इस प्रॉब्लम की। एक्शन बहुत छोटे लेवल के होते हैं और लगातार नहीं होते हैं। कह रहा है इट्स टास्क नाउ इज टू यूज इट्स मैंडेट टू रिक्वायर टाइम बाउंड सेक्टोरल प्लान्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स एंड मेजर एमिटर्स। कह रहा है अब इसका काम जो है ना वो इतना ही रह गया है। द टास्क नाउ इज, और क्या, कि ये अपनी अथॉरिटी को, मैंडेट को यूज करे और मांगे या रिक्वायर करे वक्त के ऊपर टाइम बाउंड सेक्टोरल प्लान्स को, अलग अलग सेक्टर्स के प्लान्स को सरकारों से, गवर्नमेंट से और बड़ी बड़ी एजेंसियों से जिनसे धुआं निकलता है। जैसे कोई पावर प्लांट है, कोई फैक्ट्री है, कहीं टाटा की नैनो बन रही है, कहीं गाड़ियां बन रही है। बस अब इसका यही काम है, ये लेटर चिट्ठी भेजता रहता है और उनको पूछता रहता है कि इस साल कितना धुआं छोड़ोगे, है ना, टाइम बाउंड तरीके से अपना प्लान बता दो हमें। बस यही काम करता है। और क्या करता है? ट्रैक कंप्लायंस थ्रू कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। ये ट्रैक करता है इनके कंप्लायंस को। कंप्लायंस का मतलब है रूल्स को फॉलो करने का काम, अनुपालना। तो ये ट्रैक करता है कि रूल जो है फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके इस काम को करता है। और एंड एंश्योर डेटा इज इन पब्लिक, ये इंश्योर करता है कि सारा डेटा पब्लिक के पास है। तो अब इसका इतना ही काम रह गया। चलिए, टास्क की वर्ब है इज। मैंडेट का मतलब होता है अथॉरिटी, पावर, अथॉरिटी या कमांड। जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है उसका कुछ मैंडेट होगा। आपको टैक्स कलेक्ट करना है, आपको बिजली पहुंचानी है घरों तक, आपको पानी पहुंचाना है, तो इसका मैंडेट ये है। एमिटर यानी जो एमिशन करे, धुआं छोड़े। कंप्लायंस यानी अनुपालना किसी कानून या लॉ की। डेटा की वर्ब है इज। डेटा की वर्ब आर होनी चाहिए, डेटा प्लूरल होता है लेकिन यहां पे इज लगाया गया है। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है। अब यहां पे आपको सजेशन देगा सरकारों को कि क्या कौन सा काम मिसिंग है। कह रहे गवर्नमेंट्स शुड ऑल्सो अबेंडन टेक्निकल क्विक फिक्सेस। कह रहे सरकारों को भी अब अबेंडन करना होगा, छोड़ना होगा। अबेंडन करना यानी छोड़ देना, किसी चीज को फेंक देना, कचरे में डाल देना। सरकार को कचरे में डाल देना होगा तकनीक का इस्तेमाल करके, जो जुगाड़ करती है, क्विक फिक्सेस करती है सरकारें। कह रहे दीज मेजर्स कंज्यूम पब्लिक फंड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैंडविड्थ। कह रहा है ये जो जुगाड़ के काम होते हैं, क्विक फिक्स समझते हो? कुछ टूट गया, फेविकोल लगा दिया, हवा खराब हो गई, पानी छिड़क दिया। कह रहा है ये जो जुगाड़ू काम सरकारें करती है ना, ये सारे मेजर्स, कदम कंज्यूम कर देते हैं, खा जाते हैं आपके और मेरे पैसे को, सरकारी पब्लिक फंड्स को, और सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव बैंडविड्थ को। बैंडविड्थ का मतलब होता है स्टेमिना, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासन। तो प्रशासन भी इनमें उलझ जाता है और सरकार का पैसा भी खर्च होता है। और कह रहा है होता कब है ये? वाइल लीविंग द मेन सोर्सेज ऑफ एमिशंस इंटैक्ट। लीव करते हुए, छोड़ते हुए जो सबसे मेन सोर्स है एमिशंस का, वैसा का वैसा या इंटैक्ट। तो ये समस्या है इन सारे जुगाड़ वाले मेजर्स की। मेजर्स की वो है कंज्यूम, कंज्यूम यानी खा जाना। बैंडविड्थ का मतलब होता है स्टेमिना। इंटैक्ट का मतलब होता है अनचेंज्ड, जैसा था वैसा का वैसा। कह रहे द फोकस शुड बी ऑन इंटरवेंशंस इन ऑल दीज सेक्टर्स। ठीक है, अब ये ऑल दीज पढ़ लोगे तो एक बार में समझ आ जाएगा। अब जो फोकस है वो होना चाहिए ऐसे कदमों पे, ऐसे इंटरवेंशंस पे इन सारे सेक्टर में। पावर के सेक्टर में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में, कंस्ट्रक्शन में, खेती में। और ये सारा काम हो टाइटर नॉर्म्स के साथ में, और ज्यादा सख्त नियमों के साथ में, और उनकी रियल इन्फोर्समेंट के साथ में। इन्फोर्समेंट यानी अमलीकरण, रियल यानी सच में। तो नॉर्म्स भी स्ट्रिक्ट बने और उनका इन्फोर्समेंट भी सख्त तरीके से हो। टाइम बाउंड रिटायरमेंट और रेट्रोफिटिंग ऑफ पोल्यूटिंग प्लांट्स। वक्त रहते ही रिटायर कर दिया जाए या रेट्रोफिट करके मॉडर्नाइज कर दिया जाए पोल्यूट करने वाले पावर प्लांट्स को। और सपोर्ट हो फॉर क्लीनर फ्यूल्स एंड टेक्नोलॉजी, सपोर्ट मिले सरकार से ग्रीन फ्यूल और टेक्नोलॉजी के लिए। एंड क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्स फॉर फार्मर्स बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू। और क्रेडिबल या भरोसेमंद ऑल्टरनेटिव भी मिले, विकल्प भी मिले उन किसानों को जो क्रॉप रेसिड्यू को जलाते हैं, पराली को जलाते हैं। क्रॉप रेसिड्यू मतलब क्रॉप हो गई, उसके बाद जो पीछे बचा कुचा रह गया, पराली, क्रॉप रेसिड्यू। तो ये फोकस होना चाहिए सरकार का। जुगाड़ नहीं करना, पानी नहीं छिड़कना। आप इन सभी सेक्टर्स के अंदर कुछ नए इंटरवेंशन करो। चलिए, फोकस की वो बात शुड भी, और कुछ देखने वाला है नहीं। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन या विकल्प। क्रेडिबल यानी जो भरोसेमंद हो, ट्रस्टवर्दी हो। रेट्रोफिट आपने देख लिया, फिटिंग करना किसी चीज में जो अतीत में पुराने जमाने के हिसाब से बनी थी। ठीक है ना, कोई बिल्डिंग को आपने अपग्रेड कर दिया और सब काम किए, रेट्रोफिटिंग। चलो, ये आर्टिकल पूरा हो गया आपका। एक सेंटेंस बाकी है, ये मैंने अलग से लिख दिया, वहां जगह कम थी। देख लो, इसमें वर्ड्स अच्छे अच्छे आए हैं, फटाफट रीडिंग ले लो उसकी। कह रहा है जी, दीज सॉल्यूशंस विल टेक टाइम टू मैनिफेस्ट।
ये सारे सॉल्यूशंस का टाइम लेने वाले हैं, वक्त लेंगे साकार होने में, रातों रात इनसे कुछ इलाज नहीं होगा, टाइम लगेगा। कह रहा जी बट ओनली दे विल लीड टू लास्टिंग चेंजेस। कह रहा लेकिन यही है जो लीड टू करेंगे, जो हमें ले जाएंगे ऐसे बदलावों तक जो लास्टिंग हो, जो लंबे वक्त तक टिकाऊ हो। सॉल्यूशंस की वर्ब है विल टेक टाइम, दे की वर्ब है विल लीड टू, दे आया फॉर सॉल्यूशंस। कह रहा एंड दे नीड टू बी बैक्ड बाय अ करेजियस पॉलिटिकल विजन रादर देन हैवी हैंडेडनेस। और इनको जरूरत है कि बैक किया जाए, सपोर्ट किया जाए एक साहसी, एक बहादुर सियासी विजन के साथ में, राजनीतिक सोच के साथ में, बजाय हैवी हैंडेडनेस के साथ में या फिर तानाशाही पने के साथ। तो अच्छी सोच दिखाओ, लोगों से बात करो, सोल्यूशन लाओ, पुलिस लगा के, रैपिड एक्शन फोर्स लगा करके लोगों को डराना बंद करो। चलिए, दी सॉल्यूशंस वर्ब है विल टेक, दे की वर्ब है विल लीड टू, और दे की वर्ब है नीड्स। बैक्ड यानी सपोर्टेड, हैवी हैंडेड आपने देख लिया जिसका हाथ हैवी हो, आयरन फिस्टेड हो, जो बहुत ज्यादा कैसा हो, बहुत ज्यादा सख्त हो। हैवी हैंडेड, हाई हैंडेड और अंडर हैंडेड, ये 3 हैंडेड से बनने वाले वन वर्ड्स हैं, इनको फटाफट करवा रहा हूं, दिमाग में बिठा लेना। हैवी हैंडेड आपने देख लिया ना। हाई हैंडेड, ऐसा आदमी जो अपना हाथ हमेशा ऊपर रखता हो, डोमिनेट करने की कोशिश करे आपको, है ना, वो दादा बनने की कोशिश करे, है ना, आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि मैं आपसे बड़ा हूं, ज्यादा समझदार हूं। तो ऐसी अप्रोच को, उस आदमी की अप्रोच को बोलते हैं हाई हैंडेड, जिसमें हाथ हमेशा ऊपर रखा रहेगा। तीसरा है अंडर हैंडेड, इसमें हाथ टेबल के नीचे होता है, जिस आपको पता है टेबल के नीचे हाथ होने का मतलब भारत में क्या है, करप्शन। तो अंडर हैंडेड मतलब जिसमें बेईमानी हो। अंडर हैंडेड अप्रोच वो है जिसके अंदर आप कुछ, ठीक है ना, कुछ गलत काम कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, कुछ चोरी चकारी कर रहे हैं। तो हाई हैंडेड, हैवी हैंडेड और अंडर हैंडेड। क्लास को यही रैपअप करते हैं, आधे पौने घंटे में डोज काफी हो जाती है मेरे ख्याल से। अब कुछ क्वेश्चंस हैं और मेंस लेवल के बनाए हैं मैंने, वीडियो को पॉज करके इनको ट्राई दो, 2 में से 1 तो कम से कम सही होना चाहिए। ऑथर दिल्ली के रिस्पॉन्स को, गवर्नमेंट की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में क्या क्या बताना चाहता है, कैसी प्रतिक्रिया दी है दिल्ली की सरकार ने ऑथर के हिसाब से? बहुत खराब प्रतिक्रिया दी है, इनसिक्योरिटी वाली दी है, रियल मुद्दे पे काम नहीं कर रही और पुलिस लगा दी लोगों को जो आवाज उठा रहे हैं। इनकी प्रतिक्रिया दिल्ली की पुलिस की दिखाती है सरकार की कि ये इनमें एक फियर है पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी का। इनको डर लगता है कि अगर हमने गलती मान ली तो कहीं सरकार ही ना गिर जाए। तो ये है इनका रिस्पॉन्स ऑथर के हिसाब से। फर्स्ट की आंसर है बी। कह रहा है पैसेज के हिसाब से एग्जिस्टिंग मेजर्स क्यों फेल हो गए हैं, हाल के जो कदम सरकारें उठाती है वो क्यों नाकामयाब रहे हैं एयर पोल्यूशन क्राइसिस को एड्रेस करने में। सिंपल रीजन है, कोई एक एजेंसी बैठी नहीं ऊपर जो एयर पोल्यूशन की जिम्मेदारी ले, सबकी बटी हुई है, और एक जिस एजेंसी को रखा था वो अपना काम कर नहीं रही, वो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो अथॉरिटियां जो हैं वो बटी हुई हैं, फ्रेगमेंटेड हैं टुकड़ों टुकड़ों में, और टेम्परेरी फिक्स पे, जुगाड़ के ऊपर ही रिलाई करती हैं, इसलिए इनके सारे एक्शन जो है धरे के धरे हैं। सेकंड का आंसर है सी। चलो ये क्वेश्चन तो करवा दिए मैंने, अब ये खुद से करने हैं। कितने हैं मेरे ख्याल, ये 6 क्वेश्चन हैं। अंडर हैंडेड का मीनिंग पूछा है, किसी पुरानी मशीन में नई मशीन जो है, नई टेक्नोलॉजी लगाना, इसके लिए कौन सा वन वर्ड है, और यहां पे कौन सा वर्ड यहां पे फिट होगा। ठीक है, मैन्युफेस्ट, ओवरिंग, पार्टिकुलेट या क्रेडिबल, एविडेंस के साथ में देखो कौन सा वर्ड फिट बैठ रहा है। बहुत आसान है, खुद से ट्राई दो। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी आपको, जो 3 कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं। पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, मोस्ट का कब द लगेगा, कब हटेगा, ठीक है ना। तो देखो इसको सभी आंसर्स यानी 3 से लेके 8 तक मैं वीडियो के फर्स्ट कमेंट में नीचे डाल रहा हूं, जाके चेक करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से शेयर किया करो। कल आपसे मुलाकात होगी, अपने मार्क्स शेयर कर दो तो मुझे पता लगता है कितना सीख रहे हो आप। 2 नंबर आए, 1 नंबर आए, 5 नंबर आए, जरूरी ये है कि आप ट्राई दें, है ना। चलिए कल आपसे मुलाकात लेंगे, अंटिल देन साइन आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।